हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट फेयर सीरीज ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन चैनल के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो इस सीरीज़ के आप डिस्कस करते हैं डेली के कुछ इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ जोड़े कि अपने हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होंगे ने, चाहे वह सेंट्रल लैवल का एग्जाम है चाहे वह स्टेट लैवल का एग्जाम है। करंट अफेयर्स की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होंगी है, सो आप इन्होंने डेली बेसिस से कवर करते हैं। उस सीरीज़ अज है 17 ऑफ जून, तो आप डिस्कस करन जा रहे हैं 17 ऑफ जून 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के नाल। फर्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अज के दिन आप डिसर्टिफिकेशन डे भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डिसर्टिफिकेशन दे ही एक मीटिंग हुई है, रिसेंटली मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है UNCCD, जिसमें कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंबैट डिसर्टिफिकेशन। मतलब यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन आ डिसर्टिफिकेशन को रोकने वास्ते। तो उसकी मीटिंग हो रही है 14th सैशन हो रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। उसको कौन उसके प्रेजिडेंट कौन ने, हु वाज द प्रेजिडेंट ऑफ द 14th सैशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNCCD। तो अपने को चार ऑप्शन ने, चारों किसी ना किसी कंट्री के लीडर ही है, जिमें कि नरेंद्र मोदी इंडिया के हो गए, योशिहिदा सुगा जापान के लीडर है, शी जिनपिंग चाइना के आ, गोटबे राजपक्षा श्रीलंका के लीडर है। सो इन्होंने इस बारी COP14 जी है, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCCD, उसको लीड कर रहे हैं अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं UNCCD की COP14 हो रही है। एंड लास्ट टाइम जो इवेंट आपने इंडिया 2019 न्यू दिल्ली कंडक्ट करवाया गया। इस बार तो होप सो वर्चुअली होएगा, तो वर्चुअली कंडक्ट करवाया जा रहा है बिकॉज अज डिसर्टिफिकेशन डे भी है। इस टाइम पर जो अपने प्राइम मिनिस्टर है वो डिसर्टिफिकेशन से काफ़ी सारे इशूज़ से गल करेंगे, लैंड डिग्रेडेशन जी हो रही है उस पर गल करेंगे, जो भी ड्रॉट कंडीशनस है ने उस चीज़ों पर गल की जाएगी। इस टाइम पर अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कौन होर कन्वीन करन जा रहा, मतलब नाल उन्होंने कौन होर कन्वीन करेगा, वो है ने UNGA जो 75th सैशन हो रहा उसके प्रेजिडेंट वोल्कन वोजाकिर। तो ये परसन अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नाल कन्वीन करन जा रहे हैं। सो अपने लिए इंपॉर्टेंट की चीज़ की है, एक तो अपन पता होना चाहिए UNCCD की है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कंबैट डिसर्टिफिकेशन। मेनली ये जो कदों साइन की गई जो 1992 एक समिट हुई सी, रियो समिट, रियो डी जनेरियो ब्राजील के समिट हुई। दैट्स वाई आप रियो समिट भी कहने, इसनों अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो उस टाइम पर क्लाइमेट के वास्ते काफ़ी कुछ किया गया। UNFCCC जोड़ा है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वो भी इस टाइम पर साइन होया सी। दैन बायोडाइवर्सिटी ते भी साइन हुई सी UNCBD, उस बार UNCCD भी साइन होया। तो ये काफ़ी सारे कन्वेंशन साइन हुई सी क्लाइमेट वास्ते, अपने जो इन्वायरमेंट है उसके वास्ते। उस टाइम पर ही UNCCD स्टार्ट किया गया। उस बार हर टाइम पर यदि मीटिंग होंगी है, लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद। इस बार यदि 14th जी मीटिंग हो रही है जिसमें आप कहने COP14, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14, जिसमें अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हैं। तो अपने लिए बस यही चीज़ा इंपॉर्टेंट ने। दैन नैक्सट क्वेश्चन भी इस लिंक्ड है कि डिसर्टिफिकेशन की होंगी है। अपने को तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, आप रसना कि स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसर्टिफिकेशन रेफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स। कि डिसर्टिफिकेशन का मतलब होंगे कि जो एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स है ना, मतलब जो अपने को रिसेंटली हूँ कुछ मारूथल है होर ज़्यादा एक्सपैंड हो जाए। दैन डिसर्टिफिकेशन इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन लैंड एंड इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लैंड। कि जो आप जी जमीन है, धरती है, उसको ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, लाइक वो कैपेसिटी तो ज़्यादा उस पर फसलें उगा रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी कर रहे हैं। लाइक 1 साल आप 4 फसल उगाई जाने हैं, तो आप ओवर एक्सप्लॉयट ही तो कर रहे हैं। दैन इनएप्रोप्रिएट यूज़ करने लैंड का, कि सही यूज़ नहीं कर रहे, तो उदों डिसर्टिफिकेशन होंगी है। नैक्सट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल स्पैसीफिकली टॉक अबाउट रिवर्सिंग द लैंड डिग्रेडेशन ट्रेंड्स। कि जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स आ, टोटल 17 गोल्स है ने, वो गल करते हैं स्पैसीफिकली कि आप किस तरह लैंड डिग्रेडेशन के ट्रेंड्स को रिवर्स कर सकते हैं, किस तरह आप डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। सो केड़ी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं आप और उसने अपने को जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसका जो कह रही है कि डिसर्टिफिकेशन का मतलब होंगे एग्जिस्टिंग डेजर्ट्स एक्सपैंड हो जाते हैं, वो अपने को रॉन्ग है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बिकॉज डिसर्टिफिकेशन क्यों होंगे जो आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लैंड की, प्लस आप गलत यूज़ करते हैं, मिस यूज़ करते हैं लैंड का, तो उस टाइम पर उसमें आप डिसर्टिफिकेशन कहते हैं, उस करके डिसर्टिफिकेशन होंगी है। एंड सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल नंबर 15 गल करता है डिसर्टिफिकेशन के मैटर बारे। सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 एंड 3 अपने को करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जून 17 को आप ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डे टू कंबैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। पूरी दुनिया के लैवल पर डिसर्टिफिकेशन रोकने वास्ते प्लस जो सोखा होंगे उसको रोकने वास्ते ये डे ऑब्जर्व होंगे। UN डेजिग्नेटेड डे इज़ ऑल अबाउट अ ग्रीन प्लैनेट। मतलब ये जो डे है बेसिकली क्यों शुरू किया गया, ताकि अपना जो प्लैनेट अर्थ है वो ग्रीन हो सके। बिकॉज अगर डिसर्टिफिकेशन नहीं होगी, ड्रॉट नहीं होगा, तो ओबीयसली ग्रीन प्लैनेट रहेगा, सस्टेनेबल डिवेलपमेंट की जाए एंड हैल्थ वेलफेयर जो लोगों का
ਉਹ ਸਹੀ ਰਹੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਵਗੈਰਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 17 ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਲਡ ਡੇ ਟੂ ਕੰਬੈਟ ਡੀਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਰੌਟ। ਡੀਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਇਨ ਐਰਿਡ, ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਸਬ ਹਿਊਮਿਡ ਏਰੀਆਜ਼। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਐਰਿਡ ਨੇ, ਐਰਿਡ ਮਤਲਬ ਮਰੂਥਲ ਜੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਡਰਾਈ ਸਬ ਹਿਊਮਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਡੀਗਰੇਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਬਾਈ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਡੈਜ਼ਰਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਅਗਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਰਾਈ ਲੈਂਡਸ ਇਕੋਸਿਸਟਮਸ ਵਿਚ ਕਵਰ ਓਵਰ 1/3 ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਟੂ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਰਿਡ ਤੇ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਰੀਜਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਵਰ ਨੂੰ 1/3 ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਜ਼ਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾਕਾਮਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡੀਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਟਰੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੀਗਰੇਡਡ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ डिग्रेडेशन डिजर्टिफिकेशन का मीनिंग पता चल गया। दैन सस्टेनेबल गोल नंबर 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਦੀ। ਸੋ ਲਾਈਫ ਔਨ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15th ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 ਗੋਲਸ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੋਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਾਈਫ ਔਨ ਲੈਂਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਸ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੀ 24.5%, ਜਿਹੜਾ 5-6% ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ। Next question, which country has launched the project O2 for India to tackle the medical oxygen demand after COVID-19 second wave? मतलब COVID-19 second wave आई, आप सबने देखा बहुत बुरा हाल हो गया अपनी कंट्री का। तो उस वेव तो बाद अपनी थोड़ी गवर्नमेंट नूं थोड़ा समझ आई है कि इस मैटर पर भी काम करना चाहिए। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लग गया हो, बट ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਇੰਡੀਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ? ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ O2 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया ताकि मैडिकल ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के अंडर नैशनल कंसोर्टियम बनेगा ऑक्सीजन वास्ते एंड एक या इनेबल करेगा नैशनल लेवल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटीरियल, मतलब जो भी रॉ मटीरियल अपने मैडिकल वास्ते चाहिए ने उन्होंने सब प्रोवाइड करेगा। एंड ये स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, कंप्रेशर्स लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स हो गए, कॉन्सनट्रेटर्स हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, तो सब कुछ ये जो लगाया जाएगा ताकि ऑक्सीजन की जी कमी ना आए अगर बाई चांस कोविड-19 की थर्ड वेव ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। वैसे तो हो सकता ना ही करे बिकॉज वैक्सीनेशन शुरू हो रही है सब दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हो सकता अवॉइड भी हो सकती है, बट फिर भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ तैयारी रखनी चाहिए बिकॉज यही तैयारी अगर आप फर्स्ट वेव के टाइम से रखी होंगी तो सैकेंड वेव कदे भी आनी ही नहीं सी। सो इंपॉर्टेंट स्टैप आ प्रोजेक्ट O2 इंडिया वास्ते इंप्लीमेंट किया जा रहा। राज पर्वा वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली इज अ फेमस
ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਵਿਚ ਸਟੇਟ। तो राजपरभा नाम का फैसटिवल जोड़ा है उसनू सैलीब्रेट किया है किस स्टेट ने। तो अपने को समटाइम्स फैसटिवल्स हो गया, डांसेस, आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स आ जाते हैं। तो राजपरभा रिसेंटली सैलीब्रेट होया तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट के होया, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा या फिर वैस्ट बंगाल। राजपरभा जो फैसटिवल है बेसिकली विमेनहुड मतलब औरतों के वास्ते सैलीब्रेट किया जाता है उड़ीसा के। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, उस जगह पर इसनू सैलीब्रेट किया गया। राजपरभा 3 दिनों का जो फैसटिवल है विमेनहुड ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ पूरी स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ। इस टाइम पीरियड ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਨਸੂਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ओडिशा टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन OTDC ऑल्सो लॉन्च द स्पेशल प्रोग्राम नेम्ड पिथा ऑन व्हील्स। तो उन्होंने जो प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम है पिथा ऑन व्हील्स, ओडिशा की गवर्नमेंट ने किया। आपको बस ये पता होना चाहिए कि राजपरभा फैसटिवल किहड़ी स्टेट के ऑब्जर्व किया जाता, वो है ओडिशा। विच ई प्लेटफॉर्म इज टू लीड मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना दी स्टेट गवर्नमेंट के नाल मिलके किहड़ा ई प्लेटफॉर्म जिहड़ा है वो एक प्रोजेक्ट चला रहा है जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम स्काई, कि जिहड़ियां मेडिसिन हैगियां ने उन्होंने आप स्काई तो पहुँचाना। बिकॉज समटाइम्स इदां दी वल्नरेबिलिटीज़ होंदियां ने कि किसी परसन को मेडिसिन की अचानक जरूरत होंगी है, बट आपको पता अपनी इंडिया की पॉपूलेशन इन्नी ज़्यादा है, 135 करोड़ तो हो ही चुकी है आई थिंक सो। तो उस टाइम पर जो ट्रैफिक इन्ना होंदा है कि टाइम पर मेडिसिन वगैरह सप्लाई नहीं हो पादियाँ। तो दैट्स वाई जो ये प्लेटफॉर्म है तेलंगाना के नाल मिल के एफर्ट्स कर रहे हैं कि जी मेडिसिन हैगियां ने वो स्काई मतलब बाय एयर स्पेस लाइक ड्रोन्स वगैरह की हेल्प नाल मेडिसिन पहुँचाई जा सकन एक जगह तो दूसरी जगह, ताकि किसी के ट्रीटमेंट कोई देरी ना हो सके। इस टाइम पर भी आपको पता कोविड-19 के करके काफ़ी बैड इंपैक्ट पिया। इस टाइम पर अगर लोगों को टाइम पर ऑक्सीजन वगैरह मिल जाती, टाइम पर वैक्सीन मिल जाती तो हो सकता उन्होंने जान बच सकती सी। जो भी इन्नियां कैजुअलिटीज़ हुई ने वो हो सकता घट होंदियां। तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तेलंगाना के नाल मिल के। किहड़ा ये प्लेटफॉर्म है एमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो या फिर स्विगी। जोमैटो स्विगी तो फूड डिलीवर करते हैं, सो ये तो बाहर ही हो गया अपने को ऑप्शन चो। 2 रह गए एमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। सो इस राइट आंसर की होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के नाम मिलकर तेलंगाना की गवर्नमेंट एक एफर्ट कर रही है, प्रोजेक्ट चला रही है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। E-commerce major Flipkart has announced that it has partnered with तेलंगाना गवर्नमेंट टू लीड अ कंसोर्टियम अंडर द मेडिसिन फ्रॉम स्काई। तो ई-कॉमर्स जोड़े ऑपरेटर है फ्लिपकार्ट उन्होंने अनाउंसमेंट की कि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने मिलकर कंसोर्टियम चला रहे हैं मेडिसिन फ्रॉम द सप्लाई प्रोजेक्ट मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के अंडर। एंड जी टीम है उन्होंने टास्क दिता गया कि वो डिवेलपमेंट ते एग्जीक्यूशन करन ड्रोन्स की। बिकॉज ऑब्वियसली ये काम किस चीज़ के नाल होएगा, ड्रोन्स के नाल होएगा। ड्रोन्स की हेल्प नाल वैक्सीन मेडिसिन वगैरह पहुँचाई जाएगी। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ड्रोन डिलीवरीज ऑफ मेडिसिन के लिए ये जोड़ा काम सौंप दिता गया है। एज पार्ट ऑफ दिस द कंसोर्टियम फ्लिपकार्ट विल डिप्लॉय ड्रोन्स एंड प्रोवाइड डिलीवरीज ऑफ वैक्सीन एंड मेडिकल सप्लाइज। तो ऑब्वियसली ड्रोन्स की हेल्प पाएगी दी लोड़ पाएगी तो फ्लिपकार्ट की कर रहे हैं ड्रोन्स नू डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि जोड़े ये मेडिसिन प्रोडक्ट है ने उन्होंने सप्लाई की जा सके एज अर्ली एज पॉसिबल। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इन विच ईयर। वर्ल्ड का मतलब दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लक्कड़ का सैटेलाइट जोड़ा है वो लॉन्च हो रहा पर इसमें किस साल हो रहा 2021, 2022, 2023 का या फिर 2024। तो जोड़ा वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर रही है न्यूजीलैंड इसनों लॉन्च करन जा रहा। तो जोड़ा सैटेलाइट है वो 2021 तक ही लॉन्च हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इज प्रिपेयरिंग टू बी लॉन्च्ड इन 2021 वीज़ा वुड सेट, क्योंकि वीज़ा नाम की जी लकड़ी है वो यूज़ हो रही है, ओवर प्लाईवुड यूज़ हो रही है। तो वीज़ा वुड सेट एक नैनो सैटेलाइट है जो 4x4x4 का मतलब क्यूबॉइड है 4x4 का 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरह का एक हैगा। एंड इहदा वेट टोटल 2.2 LBS मतलब 1 किलोग्राम तक होएगा। एक स्पेशल टाइप की कोटेड प्लाईवुड यूज़ हो रहा है जिसका नाम है वीज़ा, ताकि ये सरफेस पैनल्स अच्छी तरह बनाए जा सकन। द वुडन सैटेलाइट will launch as part of the mission designated by आर्कटिक एस्ट्रोनॉट। आर्कटिक एस्ट्रोनॉटिक्स जोड़े आ उन्होंने डिज़ाइन किया है वुडन सैटेलाइट जिसनों लॉन्च किया जा रहा। सो आई थिंक सो ये न्यूजीलैंड है। बाकी तुम कमेंट सैक्शन राइट आंसर दे सकते हो कि न्यूजीलैंड है या फिर न्यूयॉर्क है, इन्होंने दोनों के एक ही कंट्री है। सो वुडन सैटेलाइट है कुछ नवी चीज़ हो रही है दैट्स वाई आप
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज 3-day विजिट टू केन्या who has inaugurated the renovated Mahatma Gandhi Library at the University of Nairobi in Kenya। केनिया जिसकी कैपिटल है नायरोबी, उस जगह ते एक लाइब्रेरी बनी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी च लाइब्रेरी है महात्मा गांधी जी के नाम से, जिसनों कहते हैं महात्मा गांधी लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी को रेनोवेट किया गया, मतलब कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ सुधार किए गए हैं। दैन उस सुधार करने तो बाद किस पर्सन ने उसको इनागोरेट किया अपने इंडिया के ने, जो कि उस जगह पर गए हुए केनिया के अपने 3 दिनों की विजिट ते। सो ये जिहड़े अपने कोल हैगे ने मिनिस्टर, वो हैगे ने यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, जो 3-day विजिट ते गए हुए हैं एंड महात्मा गांधी जी की जिहड़ी ये लाइब्रेरी है उन्होंने उन्होंने इनोग्रेट किया। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। During his 3-day visit to Kenya, External Affairs Minister S. Jaishankar has inaugurated the renovated Mahatma Gandhi Library at the University of Nairobi। तो उत्थे एक यूनिवर्सिटी है, उस जगह ते महात्मा गांधी जी की लाइब्रेरी है, बिकॉज महात्मा गांधी का जो लिंक रहा वो अफ्रीका के नाल काफ़ी अच्छा रहा, बिकॉज केनिया अफ्रीका की ही एक कंट्री है। तो महात्मा गांधी जो इंडिया वापस आए, जिस दिन आप NRI डे भी ऑबजर्व करते हैं, तो उस टाइम पर वो अफ्रीका तो ही वापस आए सी। अफ्रीका कंटीनेंट के उन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मतलब टाइम स्पेंड किया। तो उस लिए उत्थे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैगी आ, दैट्स वाई उत्थे महात्मा गांधी के नाम से लाइब्रेरी भी बनी हुई है। 1956 के स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जोड़ा है वो भी उत्थे लगाया गया इसे यूनिवर्सिटी के ना, उत्थे लाइब्रेरी इनोग्रेट करी जा रही है। अपने जोड़े एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हर एक साल जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोर देन 400 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है केनिया के स्टूडेंट्स को, ताकि वो इधर आके स्टडी कर सकन। बिकॉज अफ्रीका जो कंटीनेंट है वो आई थिंक सो पूरे वर्ल्ड जिन्हें भी कंटीनेंट्स है सब तो पुअर है, मतलब अंडर डिवेलप्ड है। अपने तो काफ़ी पूछा तो उत्थों के स्टूडेंट्स काफ़ी पढ़न भी आते अपने इंडिया में। तो इंडिया मोर देन 400 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है केनिया के स्टूडेंट्स को हर साल। ये अनाउंसमेंट की उत्थे अपने जोड़े एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S. जयशंकर उन्होंने ही इस लाइब्रेरी को इनोग्रेट भी किया है। केनिया कैपिटल होगी नायरोबी, करेंसी की है केनियन शिलिंग एंड ये जी कंट्री है वो अफ्रीका कंटीनेंट के लोकेटेड है। Which of the following is the autobiography of cricketer सुरेश रायना। सुरेश रायना जिहड़े कि इंडियन क्रिकेटर हैगे ने, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है रिसेंटली, तो उसका नाम की है। फर्स्ट अपने को है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी, सेकंड द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, थर्ड हैगी है 281 एंड बियॉन्ड, एंड फोर्थ है स्टैंडिंग माई ग्राउंड। तो जी सुरेश रायना की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम की है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। तो एक तो होंगी ऑटोबायोग्राफी, एक होंगी आ बायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है कि कोई पर्सन खुद लिख रहा, बायोग्राफी मतलब किसी पर्सन की कोई दूसरा पर्सन लिख लिया। सो ये सुरेश रायना खुद ही लिख रहे हैं, नाल किसी पर्सन को होर लैके, मतलब कोई को ऑथर भी है, को ऑथर है इन्होंने। तो नाम की है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्रिकेटर सुरेश रायना हैज़ कम अप विद हिज ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। क्रिकेटर हैज़ साइंड अ ग्लिम्स ऑफ द शेयर्ड अ ग्लिम्स ऑफ हिज क्रिकेट करियर, मतलब इस ऑटोबायोग्राफी के थ्रू की शो कर रहे हैं अपने करियर का कुछ ग्लिम्स शो कर रहा है, किस तरह उन्होंने सक्सैस हुई, फेलियर्स, इंजरीज, सेटबैक्स एंड हाउ ही कम आउट ऑफ इट। कि हर एक प्लेयर की हर एक पर्सन की लाइफ कुछ अप्स एंड डाउनस आते हैं, उन्होंने किस तरह इन्होंने अप्स एंड डाउनस को कोप अप किया, पूरी इस बुक के उन्होंने ये शो किया होया। को ऑथर किसने की है, भारत सुदर्शन ने नाम नाल मिलके सुरेश रायना ने अपनी स्टोरी नरेट की, फ्रॉम बीइंग अ स्कूल बॉय टू इन यूपी टू लिविंग द ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर इंडिया। मतलब किस तरह स्कूल बॉय से यूपी के, तो उन्होंने कोई ड्रीम देखा होना अपने इंडिया लिए प्ले करने लिए, तो इस तरह उदा की उत्थे तक की जी जर्नी आ वो सारी जर्नी उन्होंने शो किया। बिकॉज ऑटोबायोग्राफी बेसिकली होंगी ये चीज़ है कि उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में ट्रैवल किया है, किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी रही है, वो सब कुछ प्रेजेंट किया रहता। सो सुरेश रायना की ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ टॉट मी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट से थोड़े लिए छोटी जी इन्फॉर्मेशन है कि अगर तुम किसी भी बैच में ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी लै सकते हो। अपने जोड़े बैचेस ने ऑनलाइन रन कर रहे हैं, तो उम्मीद है छेती ही ऑफलाइन भी ओपन हो जाएंगे। सो मिलते हैं कल के सैशन कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।